अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िये और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मैं लफ्ज़ शख्सियात इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन एक शख्सियत मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं और एक ऑनलाइन होंगे। स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, मुख्तसर और जामे तारफ, लफ्ज़ और तज़िया के माहिर मेरे साथ मौजूद हैं, तज़िया कार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच TV नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद को शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। और नाज़रीन, मैं साथ ही अपनी दूसरी शख्सियत का भी तारुफ कराता चलूँ, वो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, बीजिंग से, चाइना से, सहाफ़ी और तज़िया कार मोहतरमा ज़ून अहमद खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ज़ून। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी प्रोग्राम की शिरकत का, आपने वक्त निकाला और कीमती तज़िया नाज़रीन के लिए आप देंगी। मैं पढ़ता हूँ अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी, और वो उसके लिए सबसे पहले मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ नदीम साहब, वो है फलाही रियासत। और ये लफ्ज़ हमारे वज़ीर आज़म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फलाही रियासत में क्या कुछ हो रहा है। सबसे अहम बात, एक खातून के साथ जो मामला पेश आया मोटरवे पर, वो गुजरपुरा इलाका है लाहौर का, और उसके बाद मैं यहाँ यही लफ्ज़ बोलूँगा कि हवा की बेटी जितना चीख सकती थी चीखी, लेकिन इन चीखों का मदावा कौन करेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, वो आपने जो कहा कि सबसे बड़ी लीडिंग स्टोरी, मैं कहूँगा ये सबसे बुरी स्टोरी, और लीडिंग क्या, ये मुआशरे की जो पस्ती है उसके इंडिकेटर को जाहिर कर रही है कि मुआशरा हमारा कहाँ पहुँच चुका है, कि एक निहत्ती औरत को जो अपने बच्चों के साथ उसे किस तरह से, कि अल्फाज इंसान क्या इस्तेमाल करे, जो जिस तरह से हुर्मत पामाल की गई है, और उसके बावजूद हुक्मरान आराम से अपने मामूलात ज़िंदगी गुजारें, इजलास भी करें, उनकी हुकूमत उसी तरह चलती रहे। तो एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी सोसाइटी के ऊपर, उस सोसाइटी पे जो रिलीजियस सोसाइटी है, कि जहां हर कोई मजहब के नाम पे मरने मारने काटने के लिए तैयार होता है, और उसी मजहब पे पैरोकार अपने आप को सब जाहिर करते हैं, दीन मोहम्मदी के सबको उनके लिए। लेकिन क्या वहां कोई तस्वुर कर सकता था इस तरह का कि एक औरत को आके जो अपने आप को मर्द कहते हैं, उस खातून को किस तरह से उन्होंने क्या किया। तो हमारा बहैसियत कौम हमें अपना एहतसाब करना चाहिए। हम सिर्फ बयानात तक की हद तक ही रह जाते हैं कि इबरत का निशान बना देंगे और उन्हें नहीं छोड़ेंगे और बता देंगे सबको। क्या बताएं, आपने करना क्या है कि आप सिर्फ अपनी पावर गेम में लगे हुए हैं कि एक CCPO के लिए IG तब्दील कर दिया जाता है, फिर वही CCPO कहते हैं कि ये खातून रात को निकली क्यों थी, क्या इसका फैसला आप करेंगे। तो हम इस हैरत पे मबनी, आप ये देखें ना, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। और यही CCPO है, इन्होंने जो पिछले IG पंजाब थे, उनके मौजूदगी में ये कहा था इजलास करते हुए कि मैं फैसला करूंगा सारी की हर चीज का, मुझसे पूछा जाएगा। तो अब आप ही से पूछा जा रहा है, फिर आप सीख पा क्यों होते हैं, ये खातून पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं आप। ऐसा नहीं चलने वाला। आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। सियासत एक अलग चीज है और हुक्मरानी अलग चीज है। और नदीम साहब, इस पे तो बहुत सारे सवालात हैं जो मैं प्रोग्राम का हिस्सा ही रखूंगा और आपसे सवालात जरूर पूछूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ खातून सहाफी भी मौजूद हैं और जो बीजिंग से हमारे साथ ऑनलाइन हैं, और वो रिसर्चर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और तजियाकारी भी करती हैं। तो मैं ज़ून अहमद खान, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, बीइंग फीमेल, बीइंग ह्यूमन, आप ऑब्जर्वर भी हैं और रिसर्चर भी हैं, तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से। राना साहब, पहली बात तो यह है कि जो खवातीन के मसाइल हैं, जो खवातीन की तहफ़्फ़ुज़ है, वो सिर्फ उन लोगों का मसला नहीं है जिनकी बेटियां हैं या जिनके घर में। हमारी एक माशरे के तौर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जो भी खवातीन हैं वो महफूज अपना आप को समझें। और इसके कई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं। अभी वुमेन राइट्स पे, वुमेन की जो एक एम्पावरमेंट है
उस पर पाकिस्तान भी बहुत एफर्ट्स कर रहा है, दुनिया भर में ये कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि अगर हमारे माशरे ने तरक्की करनी है वो तभी मुमकिन है अगर हमारे माशरे की 50% जो आबादी है वो अपने आप को ना ही सिर्फ महसूस करे लेकिन आगे बढ़ सके। तो ये बल्कि चाइना में होते हुए 5 सालों से मैं इधर बीजिंग में बेस्ड हूं, तो मैं चाहूंगी कि इस मौके पे चीन की भी मिसाल दूं कि कई साल पहले खवातीन को इस तरह एम्पावर कर दिया गया। आज अगर आप बीजिंग को देखें तो ये कितना बड़ा शहर है, लेकिन इधर खवातीन अपने आप को बिल्कुल महफूज फील करती हैं। बीजिंग इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे इस तरह के हादसे नहीं होते। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक मिसाल देती हूँ। 2018 में जो बीजिंग की कैब सर्विस है, एक दीदी, उधर एक हादसा पेश आया था, वहां पे एक खातून के साथ ज्यादती हुई थी। इसी तरह एक सड़क पे सुनसान सड़क पे ड्राइवर ले गया और ये हादसा पेश आया। और उसके बाद असल में मतलब एक पहली चीज कि सोसाइटी में हिस्स होनी चाहिए, किसी की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो कहे कि खातून की गलती है कि वो अकेली इस तरह ट्रैवल कर रही थी। वो क्यों ना करे, वो भी इस मुल्क का, इस सोसाइटी का एक फर्द है, वो एक चीज एन इक्वल पर्सन। लेकिन दूसरी चीज ये है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एक तरह से मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में ये लीडिंग स्टोरी है। बिल्कुल ये एक अनफॉर्चुनेट हादसा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आप देखें कि पूरे मुल्क को एक तरह फर्क पड़ रहा है कि ये क्यों हुआ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसको कसूरवार ठहरा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन हम एक माशरे की है। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे लोग नहीं हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट के CCPO लाहौर हैं। और बल्कि मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा नदीम साहब से बात करते हुए। नदीम साहब साबिक IG पंजाब हैं जुल्फकार चीमा, उनका बयान है, उनका ये कहना है कि पुलिस की रातों की नींदें हराम हो जानी चाहिए। कब तक? जब तक मुलव्वस अफराद को पकड़ा ना जाए या इबरत का निशान न बना दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जो हालिया CCPO लाहौर का बयान है उसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरा मेरा तो सवाल यह है कि नींदें किस किस की हराम होनी चाहिए, कुछ थोड़ा बताएं क्या? नहीं, देखें, जैसे बात हो रही थी कि वो हर कोई आज़ाद है, ये आज़ाद मुआशरा है। हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि आज़ाद मुआशरा है, किसी पे कदगन नहीं लगाई जा सकती। तो उन्हीं की हुकूमत का और सबसे बड़े यानी दूसरे पाकिस्तान बड़े शहर का CCPO वो ये कह रहा है कि रात में कैसे निकली, उनकी मजाल कैसे हुई, उनकी जुर्रत कैसे हुई, अपनी गलती अपना ये उनका भी जुर्म है, ये उनका जुर्म है कि उनकी मौजूदगी में ये इस तरह का वाकया पेश आया। हमारे यहाँ बदकिस्मती यही है कि वाकयात होते हैं और उसके बाद कोई दूसरा वाकया होता है तो वो फिर नीचे चला जाता है। मैं तो कहता हूं उस खातून को सलाम है कि जिस खातून ने इनकी नींदें हराम की, लेकिन ये फिर भी सुकून की नींद सो रहे हैं। ये उस खातून ने जिसके साथ ये सानिया अजीम हो गया, सारा ये गुजर गया, उसके कयामत गुजर गई उसके ऊपर, उसके बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई और उसने इस मुकदमे को लड़ा, वो खड़ी हुई इस सिस्टम के खिलाफ। और ऐसी खातून को दबाने के लिए यानी कि आपने ये मैसेज दिया है कि वाकया सानिया हो जाए तो आपने रिपोर्ट नहीं करना, क्यों जिस जगह ये वाकया हुआ है वहां पे माजी में भी अच्छे कोई यानी कि उसकी अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है, उस इलाके से वाबस्ता हैं, बहुत ही सख्त और कड़ी। लेकिन उसके फिर पुलिस वाले अगर इस तरह से बात कहेंगे, देखिए पुलिस वालों की बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि लोगों को तहफ्फुज़ फराहम करें, उनमें ये एहसास खत्म कराएं कि कोई उन्हें लूट लेगा, मार देगा या छेड़छाड़ करेगा, क्योंकि अवाम टैक्स देते हैं, शहरी टैक्स देते हैं। बिल्कुल जो भी नौकरी पेशा अफराद हैं उनकी तनख्वाहें अकाउंट्स में या जेब में बाद में आती हैं, पहले टैक्स काटा जाता है, वो टैक्स है इनकी तनख्वाहें भी जाती है। सवाल है मेरा आपसे, आपने टैक्स की बात कर दी है, क्योंकि जहां पे ये वाकया या सानहा पेश आया है 3 किलोमीटर के फासले पे टूल प्लाजा है, तो वहां पे भी टैक्स ही लिया जाता है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि आपकी नजर में ये टैक्स किस लिए लिया जाता है? देखिए, टैक्स इसीलिए लिया जाता है, उसी से हुकूमत भी चलती है, टैक्सों से, अवाम के टैक्सों से हुकूमत चलती है और वही पैसा अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च किया जाता है। और ये इस तरह के जो ये इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में से यही एक जिम्मेदारी है जिसकी बुनियाद पे वो इदारा खड़ा हुआ है
कि यानी कि मुल्क में, शहर में, गली में, कूचे में वो कानून की हुक्मरानी करे, वो कानून को पासदारी करवाए, लेकिन जब उनके अपनी जो पॉलिसियां बनाने वाले, पॉलिसियों पर अमल दरामद कराने वाले इस तरह के बयानात देंगे तो हर चीज जायल हो जाएगी और लोगों में तहफ़्फ़ुज़ के बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ का कि वो खदशात ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इस वाक़े ने जिस तरह से कर दिया, लोगों में खवातीन, सबकी माएँ बहनें सफर करती हैं, गाड़ियां चलाती हैं, बच्चों के साथ ट्रैवल करती हैं। और एक और चीज है, वो टोल से मुंसलिक किए, ये पाकिस्तान में मोटरवे जो है महफूज तरीन शाहराहें तस्वुर की जाती हैं, महफूज तरीन शाहराहें कि ये पूरे 24 घंटे इस पे ट्रैफिक रवा दमा रहता है, ऐसे वाकयात नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं ना मिसून से जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, जिस तरह हम टैक्स की बात कर रहे हैं और ये टैक्सेस जो दिए जाते हैं, नदीम साहब ने बताया कि तनख्वाहें भी जाती हैं, तो लाजम बात है उस CCPO की भी तनख्वाह जाती होगी, लाहौर वाले की, उसके बाद सेफ्टी भी इसी में आती है कि आपका ख्याल या तहफ़्फ़ुज़ात या हिफाजत की जाएगी, फिर उसी रोड के जितने भी मामलात हैं उनको देखा जाता है। तो इंटरनेशनली आप क्या सोचती हैं कि इस पे क्या इमेज पैदा होता है कि जो टैक्स दिया जाता है वो इंसान को या शहरी को कितना महफूज करता है? मेरे ख्याल में देखें, तमाम ममालिक में इस तरह के मसाइल आते हैं, लेकिन अगर ऐसा हादसा होता है, अगर ऐसा हादसा पेश आता है, तो बिल्कुल एक शहरी का हक है, वो टैक्स दे रहा है, वो एक सिस्टम का हिस्सा है, उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फिर हमारा हक है कि कम से कम हम महफूज अपने आप को महसूस करें, जैसे कि आपने पहले भी कहा। तो दुनिया भर में जब इस तरह का कोई भी हादसा पेश आता है तो उसका रिजल्ट होना चाहिए कि जिसमें जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ आप किस तरह पेश आते हैं। अगर हम इस वक्त इस मुश्किल दौर में, ये मुश्किल वक्त है हमारे लिए कि इसका आगे जाके मतलब क्या जो लोग कसूरवार हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या नहीं होंगे, तो ये जरूरी चीज है। तो बिल्कुल बतौर शहरी, मतलब यहाँ चाइना में, मैं इधर एक एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ रह नहीं रही, लेकिन इनके पास भी रिसोर्सेज असल में उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो शहरी की सेफ्टी है वो सबसे जरूरी है। अभी पिछले कोविड के दौर में भी हमने देखा, पुलिस जो है उसका रोल बहुत अहम है, और जो लोग अपने घरों में या अपने शहर में महफूज नहीं फील कर सकते, वो कैसे एक बल्कि आपने कोविड की बात की है तो मैं इस पे जरूर आपसे तबसरा चाहूंगा आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, लेकिन मैं नदीम साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि नदीम साहब, पुलिस का रोल, CCPO लाहौर की बात हो रही है और एक ट्वीट आया है मोनस इलाही का, उन्होंने ये बोला है कि पंजाब पुलिस जो है ना वो ओहदों की कश्मकश से निकल के फर्ज की बजावरी का सोचे। तो आपको क्या लगता है, वाकई ये फर्ज की बजावरी हो रही है या ऐसे बयान दे के मुतासरा खातून की ही दिल शिकनी करती? देखिए, सारे सिर्फ महज बयानबाजी तक ही महदूद हैं। वही सियासत में कहा कि सियासत तो होती रहेगी, लेकिन असल चीज़ है उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि वाक़यात माजी में भी हुए हैं इस तरह के, मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता जब इसके जो मुर्तकिब अफराद हैं, अगर उन्हें कानूनी कटहरे में नहीं लाया जाएगा तो मुस्तकबिल में भी ऐसे वाक़यात की कोई रोकथाम नहीं हो सकेगी। हमारे यहाँ होता यही है, इस किसी भी केस को इतना खींचा जाता है और उनको सज़ा नहीं दी जाती जिसके वो हकदार होते हैं, सज़ा के जो घनौना जुर्म उन्होंने किया है। क्योंकि अगर आप किसी को सज़ा नहीं देंगे, सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं राइज करेंगे आप, तो फिर ये वाक़यात माशरे में इसी तरह से उतरेंगे। जैसे कहा कि दुनिया भर में वाक़यात होते हैं, कोई एक अनोखा वो नहीं है, लेकिन वहां पे उन्हें पकड़ लिया जाता है, फौरी पकड़ लिया जाता है और सजा दी जाती है, उसके बाद तदारुक होता है, फिर नहीं होते इस तरह के वाक़यात। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, वाक़यात होते हैं उसके बाद सिर्फ बयानबाजियां चल रही होती है, बड़े सख्त के आनी हाथों से निपटेंगे, उन्हें पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं और सजाएं देंगे उनके, दिन रात पर निशान इबरत तो आप बन रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर समझने के ऊपर, अगर दिल है उनके सीने में, उनकी भी फैमिली है सबकी, आप उसको जहन में रखें। ये जिस तरह का वाक़या हुआ है किसी के भी साथ हो सकता है ये, अगर उनको सजा नहीं दी गई। नदीम साहब, मैं गुफ्तगू यहीं से जारी रखूंगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तजियाकार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच TV नदीम रज़ा साहब, और ऑनलाइन मौजूद हैं बीजिंग से सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरमा सून अहमद खान साहिबा। नदीम साहब, मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा उसी सानहे के हवाले से जो खातून के साथ वाक़या पेश आया है कि
हमने देखा वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट किया, उसके साथ साथ मरियम नवाज ने मुतालबा किया, इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने मजम्मत की। यानी ट्वीट्स, मुतालबे, मजम्मतें, ये सब कुछ होने के बावजूद मैं तो ये जानना चाहता हूं कि वो शख्स पकड़ा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, आखिर वो कब होगा, जिसके बारे में सब सुनना चाहते हैं। देखें, आप सियासत तो ट्वीट्स पे कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए से आप बयानबाजी करते रहते हैं, एक बयान दागते हैं, उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स की स्क्रीन उन्हीं बयानात को चला रही होती हैं और उसी पर तज्जिए और तबसरे हो रहे होते हैं। लेकिन ये मामला जो कानून की हुक्मरानी का मामला है और ये इंसानियत को बचाने का मामला है, ये मुआशरे को बचाने का मामला है, जिस बेहिसी की तरफ हम जा रहे हैं, लोगों को कोई सरोकार नहीं, मामूलात ज़िंदगी उसी तरह सबके चल रहे हैं, कोई उसमें तब्दीली नहीं आ रही, किसी कोई निदामत का सामना नहीं है, किसी को शर्मिंदगी नहीं है। गो के जब भी इवन ये तो CCPO है, फिर IG का मामला है, सारा हुकूमत है, ये जो SHO जो थानेदार जो होते हैं किसी भी इलाके का, वहां भी जो जुर्म होता है, किसी किस्म का क्राइम होता है, तो उसकी जिम्मेदारी थानेदार पर आयद होती है। और ये 12 IG और CCPO के बयानात मौजूद हैं, ये कहते हैं जिस इलाके में जुर्म होगा उसका जिम्मेदार थानेदार होगा। तो फिर जिस सूबे में, जिस शहर में जुर्म हो रहा है, उसके जो सरबरा IG पंजाब हैं, और फिर लाहौर को ये वही CCPO है जिन्होंने कहा था कि मैं जिम्मेदार हूं हर चीज का, अब मुझसे हिदायत ली जाएंगी, तो फिर इसकी सानहे की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि ये कल्चर राइज ही नहीं हो सका कि अगर हादसा, बड़े से बड़े हादसा भी हो जाएं, उसके मिनिस्टर हों या उसके जिम्मेदार कोई मुताल्लिका अफसर, उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई इस्तीफे का वो नहीं आता, कोई उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए हट जाएं ओहदे से अपने, ताकि कोई दूसरा आए, या कहें कि जब तक ये मसला हल नहीं करता मैं दोबारा सीट पे नहीं बैठूंगा। ये नहीं होता। हमने बाहर देखा, कई वाकयात होते हैं, वहां भी हुए हैं, लेकिन फिर जो उसके जो सरबराह हैं किसी इदारे के जिनके अंडर आता है, ये वो जिम्मेदारी लेते हैं, हट जाते हैं। जैसे मोटरवे है, मोटरवे की जिम्मेदारी आती है मवासलात की मिनिस्ट्री में, वो खामोश हैं, कोई बयान नहीं है। और दूसरे लोग उन्हें CCPO को बचाने के लिए, IG को बचाने के लिए दूसरे लोग इस्लामाबाद से आके खड़े हो जाते हैं साथ में, जिनके काम भी नहीं होता। तो ये सारी सूरत हमारे यहाँ पर यही एक राइज है, सही, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। वजारत मवासलात की जानिब से तो कोई बयान सामने नहीं आया, या बहुत सारे लोगों को, बल्कि नाजरीन को तो ये इल्म ही नहीं है कि मोटरवे किसके अंडर आती है। बहुत सारे वजीर दाखिला के बारे में सोचते रहते हैं, वजारत दाखिला, सारी चीजें गायब है, इस मंजर से आउट है सारे, जिनको इन होना चाहिए। मैं जरा आगे बढ़ना चाहूंगा और रुख करूंगा मिसजून खान की जानिब। मिसजून, इस वक्त मैं बात करूंगा शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से, और वहां पे वज़राए खारजा का अहम इजलास जारी है, और आप जानती हैं कि ये कितनी अहमियत का हामिल है। मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तान और चाइना के हवाले से आप कैसे देख रही हैं इसको? पहली बात है जो शंघाई SCO, जिसको हम SCO भी कहते हैं, SCO कौन इसका हिस्सा पाकिस्तान 2017 में बना। और ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका माइंडसेट, इसकी सोच ये है कि हमें एक जीरो सम मेंटालिटी, जीरो सम का मतलब है कि अगले मुल्क का फायदा मेरा नुकसान है, और इस मेंटालिटी पे कई ममालिक इस हमारे रीजन में चल रहे हैं इस सोच के साथ। लेकिन इससे बरक्स हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे साथ पड़ोस मुल्क हैं, पड़ोस में जो मुल्क हैं, जो हमारे रीजन के ममालिक हैं, जब वो तरक्की करेंगे, जब वो इकोनॉमिक और सोसाइटी उनकी बेहतर होगी, तो फिर हमें भी फायदा होगा। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका CPEC सबसे अहम हिस्सा है, उसकी भी यही सोच है कि जब हम इकोनॉमिक कल्चरल कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो फिर मिलके स्टेबिलिटी आएगी और सेफ्टी आएगी। तो जो SCO है, उसका पहला मैंडेट तो यह है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे, सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हैं? टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। तो पहली चीज SCO ये कहती है कि ये हम एक दूसरे के दुश्मन हम नहीं, जो ये मसाइल हैं, ये हम सबको इक्वली थ्रेटन करते हैं। ये कॉमन थ्रेट्स हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं, हमें मिलके इनका खात्मा करना होगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं? ये एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से कर सकते हैं, गुफ्तगू जारी रखें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की इकोनॉमी का हिस्सा बने। जो CPEC है, उसका भी एक मकसद है कि हम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पूरे रीजन के साथ एक तरह से बेहतर डीपन करें अपने इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को।
तो चाइना पाकिस्तान के हवाले से तो बिल्कुल सीपैक जो है वो एक वाहिद बेल्ट एंड रोड का कॉरिडोर है जो एससीओ का भी हिस्सा है और बीआरआई का भी हिस्सा है। और जहां तक अभी अब की जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है उसकी बात है, तो एससीओ असल में हर लेवल पे मुमालिक की आपस में मदद करिए कि हम बेहतर तरह गुफ्तगू कर सकें। तो कोविड एक बहुत अहम, इस वक्त हम सब इसको फेस कर रहे हैं, कोविड के इशू को। मैं यहाँ पे आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रही है ना एससीओ और बीआरआई, मैं लोगों को आसानी के लिए बताता चलूं कि ये इलाकाई रवाबत का फरोग है, यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी हवाले से। और ये इस वक्त जिस तरह आपने सीपैक का जिक्र किया, पाकिस्तान और पाक चाइना यानी दोस्ती के हवाले से और खित्ते के हवाले से, इसकी अहमियत आप मजीद कैसे देख रही हैं और इस कौंसल इजलास के बाद? पाकिस्तान चाइना का जो सीपैक इनिशिएटिव है उसकी जाहिर बात है अभी हम पहला फेज था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पोर्ट, ये सब इतनी कंस्ट्रक्शन, जो इकोनॉमिक जोन्स थे। अब दूसरी फेज में हम आ चुके हैं, बड़ी सक्सेस के साथ हमने पहला फेज खत्म किया और दूसरे फेज का मकसद ये है कि जो लोग हैं दोनों ममालिक के, चाहे आप बिजनेसेस की बात करें, चाहे टूरिज्म की बात करें, एग्रीकल्चर, ये जो तमाम एरियाज हैं इस पे हम बेहतर तरह कोऑपरेट कर सकें। तो बिल्कुल जो एससीओ है उसका भी यही मैंडेट है, उसका भी यही मकसद है कि हम एक दूसरे को बेहतर तरह समझ सकें। मैं असल में जो एससीओ सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में, उसके साथ काम भी करती हूँ। तो अगर आप पिछले महीनों में कोविड के दौरान उन सेक्रेटरी जनरल की एक्टिविटीज देखें तो वो तमाम तर जो जवान लोग हैं हमारे रीजन के, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो जाए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये जो पूरा रीजन है, तो उनके दौरान कि आपने क्रॉस कल्चरल ई कॉमर्स कैसे करनी है, आपने एक दूसरे के ममालिक के साथ एजुकेशन कोऑपरेशन को बेहतर करें। तो पाकिस्तान चाइना की कोऑपरेशन भी इसी का हिस्सा है। कल को मतलब मेरी जो यहाँ पे रहते हुए मेरा तमाम तर जो मेरी रिसर्च और काम है वो इसी पे बेस्ड है कि हमने किस तरह पाकिस्तानियों की जो जिंदगी है, एक जो लाइवलीहुड है, लोगों की जो जिंदगी की क्वालिटी है, उसको कैसे इंप्रूव करना है। और चीन की एग्जांपल, चीन की मिसाल तो पूरी दुनिया के सामने है। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान होते हुए खुशकिस्मत है कि चीन में पाकिस्तान को बेहतरीन दोस्त समझा जाता है। पाकिस्तानी लोगों की, पाकिस्तानी आवाम की जो जिंदगी है उसको बेहतर करना, उसको मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाना, चीनी लोग इसको बहुत जरूरी समझते हैं अपने लिए और रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। सही। नदीम साहब, मैं आपकी जानब आऊंगा और हम एससीओ कौंसल की बात कर रहे हैं जो बराए वज़राए खारजा का इजलास है और वहां पे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी हैं और उनकी मुलाकात भी हुई है कल रूसी हम मनसब से, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखें, ये जो असल तो टाइमिंग होती है, ये टाइमिंग बड़ी एक बेहतरीन वक्त है जिस पे हुआ है, क्योंकि नवंबर में यूएस में इंतखाबात भी हो रहे हैं और जो खित्ते में और आलमी अक़वाम के अंदर जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, जिस तरह तेज़ी से दुनिया बदल रही है, बिलखुसूस जनूबी एशिया में और ये मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, एक तो वो भी जैसे ज़ून ने कहा कि ये पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर इसका वो कंसंट्रेट था ज़्यादा, फिर उसमें कल्चर की भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें। ऐसी सूरत हाल में इस इजलास का होना कि फिर चीन और पाकिस्तान के साथ जुड़ी सरहद के ऊपर जो कशीदगी है वो थी। इसमें हम अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें और चीन के, तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ जो सरहद पे मामला चल रहा है वो भारत के साथ चल रहा है मामला। और इसी कॉन्फ्रेंस से चंद रोज पहले ही चीन के वजीर दिफा और इनके भारत के वजीर दिफा राजनाथ की उनकी मुलाकात भी वहां पर हुई थी और उसके बाद फिर बात ही चल रही थी कि ये और वज़राए खारजा की भी मुलाकात होनी है, उसमें ये सरहद के मामलात पे ज़ेरे गौर आएंगे। तो जो कशीदगी हो रही है जिसका बुनियादी मकसद ही कॉन्फ्रेंस का यही था, सलामती का वो था कि फ़रोग़ दिया जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ मिले एक दूसरे ममालिक को। लेकिन जो भारत की वजह से खित्ते की जो सूरत हाल बदल रही है, बदलने में मुराद ये है कि जो कशीदगी पैदा की जा रही है उससे खित्ते को नुकसान ही पहुंच रहा है। अच्छा, फिर इस फोरम के अंदर अगर देखा जाए इस तरह से और इन द लार्जर वे में कि यहाँ पे अमेरिका का डायरेक्टली जो दोस्त मुल्क है वो सिर्फ भारत को जो तस्वर किया जाता है वो इस कॉन्फ्रेंस में वो शरीक थे। उसके अलावा कोई खास खातिर ख्वाह इस तरह से वो नहीं है कि इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान और ये जो ब्लॉक जिस तरह से बन रहा है
ये एक अलार्मिंग है उन लोगों के लिए जो खित्ते के हालात को खराब करना चाहते हैं कि इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि भारत जिस जिस ब्लॉक में रहा है वहां पाकिस्तान होता है, तो वहां उसका पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए वो काफी सारी चीजें वो कर रहा होता है भारत, लेकिन यहाँ उसकी नाकामी है। जैसे कि एक सार्क जो एक खित्ते के लिए, जनूबी एशिया के खित्ते के लिए 7 ममालिक 8 ममालिक की कौंसिल एक बनी थी, उसे भी भारत ही की वजह से नाकामी का सामना रहा, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और लेकिन यहाँ पे वो कामयाब वो नहीं हो पा रहा, चीन की वजह से कि चीन, रशिया और पाकिस्तान है। मैं अपने आज़ाद से इसी हवाले से बात करना चाहूंगा, जिस तरह आपने पाक चीन ताल्लुकात की बात की और दोनों मुबालक के किरदार की बात की खित्ते के हवाले से, तो वाकई ये सारी की सारी सूरत हाल जो है वो बैरूनी जो दुश्मन अनासर हैं उनके लिए भी तो एक अहमियत रखती होगी, और उनका किरदार भी तो है इंटरनेशनली। इस पूरे सिनारियो के इमेज को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, पहली चीज तो शायद आप सब यहाँ पे आपके नाज़रीन जानते होंगे, तो भारत की जो एक मेंटालिटी रही है, भारत का जो रवैया रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तानी चीन की तरफ भी। अभी इस वक्त जो हमारे इख्तलाफात हैं भारत के साथ, चीन की भी इख्तलाफात की नौयत वही है। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, भारत एक वाहिद मुल्क है दुनिया का जो उसको अपोज करता है, यही नहीं कि एंडोर्स नहीं करता, अपोज करता है। फिर इसके बाद चीन ने पूरी कोशिश की है कि भारत के साथ एक, क्योंकि हम एक रीजन का हिस्सा हैं, अगर ये डिफरेंसेस रहेंगे तो सभी लोग सफर करेंगे। तो चीन पूरी कोशिश करता रहा है पिछले सालों में कि भारत किसी तरह अपना ये जो एक एटीट्यूड है इसको, इस रवैये को थोड़ा बदले। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह इस साल इन्हीं कुछ महीनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये बिल्कुल सबके लिए खराब हैं, सबके लिए मतलब इनका नुकसान हम सभी उठा सकते हैं। के हवाले से तो बिल्कुल, लेकिन सीपेक का जहां तक रोल है इसको समझना, चाइना हमेशा कहता है कि जो चीन का पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है वो बायलैटरल है, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो तमाम रीजन को होगा, चाहे वो आप सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान की तरफ चले जाएं, भारत को भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस तरह सोच, ये जो जीरो सम माइंडसेट है कि अगर ये दो मुल्क आपस में बेहतर तरह तावन कर लेते हैं तो भारत का नुकसान होगा, ये एक गलत मेंटालिटी है। चीन इसके खिलाफ है, पाकिस्तान ने भी, हमने भी बहुत कोशिश की पिछले कुछ सालों में कि भारत के साथ एक डायलॉग किया जाए, बल्कि जब एससीओ का हिस्सा पाकिस्तान, भारत, हम इकट्ठे मेंबर्स बने थे, तो जिस तरह सार्क की बात हुई अभी, असल में एससीओ के अलावा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो पाकिस्तान इंडिया शेयर करते हैं जहां पे हम बात कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि एससीओ का जो एक मकसद है वो यही है कि ये जो मेंटालिटी है कि हम थ्रेटेंड फील करें, एक बदमज़गी की फिजा पैदा करें, ये खत्म किया जाए। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। मैं गुफ्तगू यहीं से जारी रखूंगा, मुझे एक और छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तजियाकार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज सच टीवी नदीम रज़ा साहब, और बीजिंग से हमारे साथ ऑनलाइन गुफ्तगू में शरीक हैं सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरमा जून अहमद खान साहिबा। बल्कि मिस जून, मैं आपकी जानिब ही आऊँगा, और क्योंकि आप चीन में मौजूद हैं, बीजिंग से हमारे साथ बात कर रही हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं कोरोना पर ज़रूर कोई बात करना चाहूँगा, और स्पेशली ये जानना चाहूँगा, चीन वो मुल्क है जिसने सबसे पहले इस बीमारी का सामना किया, उस पर काबू पाया, और उसके बाद दूसरी लहर का कॉन्सेप्ट भी रहा। तो मैं जानना चाहूंगा वो तमाम मुहर्रकात जो वहां पे होते रहे और चीन ने ये कामयाबी हासिल की और काबू पाया है, तो वो कैसे हुआ ये सब कुछ? आपने वो मनाज़र देखे? राना साहब, इतना बड़ा, मतलब मैं कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि जब कोविड-19 शुरू हुआ, मैं बीजिंग में थी उस वक्त, तो वो एक पल का मोमेंट था कि सब ने मास्क पहने और बस अपने घरों को बैठ के, तब चाइनीज न्यू ईयर की जो छुट्टियां थी उसकी शुरुआत थी, और वो ऐसा वक्त होता है जब सब लोग, तमाम चीन के 1.3, उसको दुनिया की लार्जेस्ट ह्यूमन मॉडर्न माइग्रेशन कहते हैं, इतने लोग उस वक्त अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं। तो आप सोचते हैं कि फिर कहा गया कि घरों में बैठना है, मास्क पहनने हैं, स्ट्रिक्ट SOPs फॉलो की गई, हफ्तों के हिसाब से मैं खुद सेल्फ क्वारंटीन में थी, सब लोग इसी सिचुएशन में थे। और अब मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे तब कि कुछ महीनों में एक तो दुनिया भर में क्या आलम होगा। अब मतलब तकरीबन 30 मिलियन ग्लोबल केसेस हैं और 1 मिलियन तकरीबन लोग मतलब have died because of कोविड। लेकिन चीन के लिए ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि यहाँ पे SOPs बहुत स्ट्रिक्ट थी।
जब केसेस ड्रॉप करने शुरू भी हुए तब भी सब मास्क पहन रहे थे, कोई इवेंट्स नहीं किए जा रहे थे, कोई बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो रही थी, यहाँ पे टेम्परेचर चेक्स हर जगह किए गए। जो कंपनीज थी उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई अपने एम्प्लॉइज की, या जो यूनिवर्सिटीज जो भी इदारे थे उन्होंने लोगों की जिम्मेदारी उठाई कि हम इनके काम को आसान करेंगे, ये घर से काम करें और जिस भी तरह हो सके हम लोगों के जो एक जगह पे ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना है इसको बिल्कुल कम कर दें। दूसरी जो बहुत इफेक्टिव चीज थी वो थी कंपल्सरी सेल्फ क्वारंटीन। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तो 2 हफ्ते के लिए आइसोलेशन में रहना है। अभी भी जो लोग बाकी ममालिक से चीन वापस आ रहे हैं, चाहे वो किसी मुल्क के एम्बेसडर हैं, अभी एससीओ सेक्रेटरी जनरल भी 2 हफ्ते क्वारंटीन में रहेंगे जब मॉस्को से वापस बीजिंग आएंगे, ये भी एक मिसाल है। तो इसकी वजह से भी जो एक रिस्क फैक्टर था वो कम हुआ। अब ये सूरत हाल है कि अभी इसी हफ्ते प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक तकरीर की, उन्होंने कहा कि अभी हमने इनिशियल सक्सेस हासिल किया है। वो भी मोहतात होकर कह रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में जो हालात हैं हम समझते हैं, यहाँ पे भी अभी भी मास्क पहने जा रहे हैं, टेम्परेचर चेक्स किए जा रहे हैं, कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं लोगों के, लेकिन इनिशियल सक्सेस के लिए चीन को इस इनिशियल सक्सेस पे भी तो हमने तो बहुत सारी ऐसी सूरत हाल देखी, सेलिब्रेशन भी नजर आई मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ सूरत हाल के हवाले से। तो नेशनल लेवल पे आप कैसे देख रही हैं कि आखिर इस पे ओवरकम किया, काबू पाया, बहुत मेहनत की गई और इस कामयाबी की सेलिब्रेशन तो हुई ना? बिल्कुल सेलिब्रेशन हुई, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पे हम चीनी हुकूमत को जाहिर बात है क्रेडिट देते हैं। इनके एक एक्सपर्ट है जुंग नानशा, उनको जो हाईएस्ट सिविलियन मेडल है वो दिया गया, हीरो ऑफ द पीपल का टाइटल दिया गया 8 सितंबर को। उनकी वजह से जो पॉलिसी थी कि ये ह्यूमन पीपल टू पीपल ट्रांसमिट हो रही है डिजीज, वो एक नया आइडिया था। तो पॉलिसी टाइमली थी, स्ट्रिक्ट थी, बल्कि तब आपको याद होगा जनवरी फरवरी में बड़ी तनकीद दुनिया भर में की गई कि लॉकडाउन में कैसे लोगों को डाल दिया है वगैरह वगैरह, लेकिन उसका फायदा हुआ। लेकिन मैं ये समझती हूँ यहाँ पे रहते हुए कि जो चीनी आवाम है, जो यहाँ के लोग हैं, उनका एक बहुत अहम किरदार था। उन्होंने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया और अभी भी, हालांकि 0 केस, अब तकरीबन 30 दिन हो गए कि कोई भी होम ग्रोन केस नहीं है। इसका मतलब है कि तकरीबन बहुत चांसेस अनलाइकली है कि किसी को भी आपके इर्द गिर्द कोविड है, फिर भी लोग मास्क पहन रहे हैं, फिर भी हर जगह। वो जो दूसरी लहर के हवाले से बातें सुनी जा रही थी, ऐसा भी कोई सूरत हाल का सामना हुआ था? जून में बीजिंग में बल्कि दोबारा केसेस आए, और वो तो जो एक मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी, वो होल फूड फ्रेश फूड मार्केट है और बीजिंग की 90% फ्रेश फूड सप्लाई वहां से आती है, उधर स्टार्ट हुआ था। वो एक वक्त था जब एकदम फिर से लोग अपने घरों में दोबारा काम करना शुरू हो गए, कुछ ऑफिसेज बंद किए गए, लेकिन वो एक पॉइंट था जहां पे ये क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत महदूद है, तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इसी हवाले से मजीद पेशरफ्त कोई वैक्सीन के हवाले से, वैक्सीनेशन या बाकी को मामला इस वक्त चल रहे हैं वहां? बिल्कुल, अब दुनिया में 7 वैक्सीन हैं जो 3rd फेज पे पहुंच गई हैं, उसमें से 4 चीन की वैक्सीन हैं। तो चाइना ने इस वक्त अब 3rd फेज ट्रायल्स करने हैं, 12 ममालिक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि उनमें 3rd फेज ट्रायल्स होंगे और उसमें पाकिस्तान का नाम भी है। तो इंशाल्लाह जो वैक्सीन है, अब वी आर क्लोजर देन एवर टू कम टू द वैक्सीन, और अगर बाकी ममालिक ये जो अभी तक केसेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी एक साथ कोऑपरेट करते हैं, तो इस साल के आखिर में उम्मीद है वैक्सीन आ जाएगी। नहीं तो नदीम साहब, इस साल के आखिर में वैक्सीन आने के चांसेस हैं? मुझे महदूद वक्त है, आखिरी जुमला चाहिए। देखिए, ये अच्छी बात है, पाकिस्तान का एक देरीना दोस्त है चीन के, जिसने इसे ओवरकम किया है नामुसाइद हालात के बावजूद। तो पाकिस्तान को उसी से इस्तेफादा करना चाहिए और खित्ते के दिगर ममालिक को भी इन जंगों से, लड़ाइयों से कुछ हासिल नहीं होता। एक दूसरे से हम देखें, जब तो वैक्सीन भी आ रही है और इसमें भी लोगों को अपने रवैये तब्दील करने पड़ेंगे। की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और महसूद आपकी शिरकत का, तजज़िये का और कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम कब खत्म हो जाता है, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।